स्वागत है एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों का। आज एमपीपीएससी प्री 2026 टेस्ट डिस्कशन यूनिट नंबर 7 पर साइंस एंड टेक इसको हम डिस्क्राइब करेंगे या बोल सकते हैं कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे। तो जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होंगी मैं आपको बहुत आसानी से यहाँ क्लियर कराता चलूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। पाचन तंत्र के चरणों का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपने टेस्ट दे लिया होगा निश्चित रूप में। अब बारी आ चुकी है इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, मतलब भोजन को मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरे नंबर पर होता है पाचन, फूड की एंजाइम से रिएक्शन होती है। तीसरे नंबर पर हमारी छोटी आंत में जो माइक्रोविली होते हैं वो भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अवशोषण करने के बाद चौथी जो महत्वपूर्ण चीज है वो होता है स्वांगीकरण, और स्वांगीकरण के बाद होता है डिफेक्शन, मतलब मल त्याग। तो इस तरह से ये आंसर राइट है। हालांकि यहाँ पर आप हमेशा याद रखिएगा पाचन तंत्र के जो चरण हैं वो बेसिकली कितने हैं? 5। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा जो नहीं लिखा है मैं यहां लिख दे रहा हूं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब होता है पचे हुए भोजन को शरीर द्वारा उपयोग में लाया जाना। जैसे आप स्टार्च खाते हो वो एनर्जी देता है, ये स्वांगीकरण है। आप प्रोटीन खाते हो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है, ये स्वांगीकरण है। आप फैट खाते हो वो एडिपोज टिश्यूज में संग्रहित होता है, ये स्वांगीकरण है। और सबसे लास्ट में है उत्सर्जन, मतलब डिफेक्शन। तो ये पांचवा हो गया, ये है राइट आंसर। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, लैक्टोज असहिष्णुता क्या होती है? अब लैक्टोज जो है आप जानते हो इसे दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है, मतलब दूध में पाई जाती है, एक डायसैकेराइड है ना। लैक्टोज दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला ग्लूकोज और दूसरा गैलेक्टोज। कई बार ऐसा होता है जो लोग लैक्टोज मतलब मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट खाते हैं, लेकिन उनकी जो आंतें होती हैं उन आंतों में जो लैक्टेज एंजाइम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है, जिस वजह से दुग्ध उत्पादों को या दूध को पीने के बाद आपकी बॉडी जो है लैक्टोज शुगर को गैलेक्टोज में और उससे भी महत्वपूर्ण ग्लूकोज में तोड़ नहीं पाती है। इसको कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। और आज के समय पे ये समस्या बहुत ज्यादा गहराती जा रही है और बढ़ती जा रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा कि लैक्टोज असहिष्णुता एक प्रॉब्लम है, एक ऐसी स्थिति है जब दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा है या मिल्क प्रोडक्ट जैसे मिठाई वगैरह में पाई जाने वाली जो शर्करा है जिसको हम लैक्टोज कहते हैं, हमारी छोटी आंत जो होती है, छोटी आंत के जैजिनम में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, उसमें से एक एंजाइम होता है लैक्टेज। अगर वो लैक्टेज एंजाइम कम मात्रा में रहा तो निश्चित रूप में लैक्टोज शुगर को वो कम तोड़ पाएगा, या नहीं रहा तो तोड़ ही नहीं पाएगा। और इस तरह से व्यक्ति दूध या दूध से बने उत्पाद लेने पर फिर बहुत ज्यादा उनके डाइजेशन न होने पर परेशान होता रहता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आजकल बनकर उभर रही है उन लोगों में जिन लोगों की आंतों में लैक्टेज एंजाइम या तो कम बन रहा है या है ही नहीं है। ठीक है, तो जिससे लैक्टोज टूट ही नहीं पाता, ब्रेक ही नहीं हो पाता, तो उन लोगों को फिर बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये है लैक्टोज इंटॉलरेंस। तीसरा, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो टेक्सोनोमी का जनक है ये हम कहते हैं कैरोलस लीनियस को। ये कैरोलस लीनियस वे व्यक्ति हैं जिन्होंने द्वि जगत पद्धति विकसित की थी। सारे सजीवों को उठा के दो वर्गों में बांट दिया था। फिर आगे चल के कैरोलस लीनियस ने द्वि नाम पद्धति का भी विकास किया, जिसे वैज्ञानिक नाम लेखन परंपरा कहते हैं। और चूंकि सजीवों को
पादप जगत और जंतु जगत में सबसे पहले विभाजित आपने ही किया, इसलिए कैरोलस लिनियस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण का पिता। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण का पिता। इस तरह से ये चीज, ये है आंसर इसका। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलें आगे। चलिए अगला है, जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। एक व्यक्ति, उसका नाम है मुलर। क्या नाम है व्यक्ति का? मुलर। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जोसेफ फोरमैन। ठीक है, पहले मुलर के बारे में सुन लीजिए। मुलर ने कहा था कि जो हमारे डीएनए में जो जीन होते हैं, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी? ये स्ट्रक्चर है डीएनए। डीएनए जिन फ्रेगमेंट से बना होता है, जैसे कि ये एक फ्रेगमेंट यहां से यहां तक, 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 ये एक फ्रेगमेंट यहां से यहां तक। तो इस तरह से ये डीएनए के टुकड़े क्या कहलाते हैं बेटा जी? तो डीएनए के जो टुकड़े हैं, जो व्हाइट कलर में शो हो रहे हैं, यही कहलाते हैं जीन। और इन्हीं जीन के अंदर ए, टी, जी, सी, जी, सी, है ना, ए, टी, इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस क्षारों का अनुक्रम। इनको हम नाइट्रोजनस क्षारों का अनुक्रम, या इन्हीं को हम नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये यहाँ होते हैं, ये अंदर होते हैं, ये ए और ये टी और ये डबल बॉन्ड। इस तरह से पढ़ा होगा आपने, देखा होगा। जीन उत्परिवर्तन जो है, मुलर ने बताया था कि जो एक्सरेज होती हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं जीन, और जीन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का अनुक्रम होता है, इनको चेंज करने का दम है उनमें। अगर नाइट्रोजनस बेसिस का अनुक्रम अगर चेंज हो जाए, ए की एटी की जगह, है ना, एटी के बाद जीसी है, मान लीजिए जीसी गायब हो जाए, या मान लीजिए ये जो जीसी है ये आगे खिसक जाए, ये पीछे आ जाए, तो कुल मिला के जब भी नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम, मतलब नाइट्रोजनी क्षारों के सीक्वेंस में अगर कोई भी चेंज आता है, इसे कहते हैं जीन उत्परिवर्तन। तो मुलर ने कहा था, ध्यान रखिएगा, मुलर ने कहा था कि नाइट्रोजनी क्षारों के क्रम में परिवर्तन आ सकता है एक्सरे की वजह से। मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, मुलर का स्टेटमेंट था, मुलर का स्टेटमेंट था कि ये चीज एक्सरे की वजह से हो सकती है, एक्सरेस की वजह से, है ना, ये चेंज हो सकता है। और जोसेफ फोरमैन ने कहा था कि जो यूवी रेज होती हैं, उनकी वजह से भी डीएनए में, जीन में नाइट्रोजनस क्षारों के अनुक्रम में चेंज आ सकता है। मतलब इस लाइन को ही हम और आप कह देते हैं जीन उत्परिवर्तन। मतलब जीन के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है, इसमें परिवर्तन आना, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सीधे सीधे हिंदी में बताता हूं आपको, ज्यादा परेशान नहीं करता। जो पादप कोशिकाएं होती हैं वो आयताकार होती हैं, इस तरह से। जो जंतु कोशिकाएं होती हैं वो अंडाकार होती हैं। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में, अच्छे से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पादप कोशिकाओं में लगभग लगभग 80 to 90% हिस्सा खाली होता है। 80 to 90% हिस्सा जो होता है ये खाली होता है, और इसी खाली हिस्से को रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं। इसी को रिक्तिका या वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, जबकि जंतु कोशिकाओं में जो रिक्तिका या वैक्यूल होती हैं
वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरह से होते हैं। रिक्तिका का मतलब होता है खाली गोले। मतलब अब आप मुझे बताइए, रिक्तिकाएं या खाली गोले पादप कोशिका में ज्यादा बड़े दिख रहे हैं आपको कि जंतु कोशिका में? अब आप बोलेंगे सर पादप कोशिका में ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, है ना। अब आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, पादप कोशिकाओं में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, इनकी तुलना में, जंतु की तुलना में। मतलब पादप में छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, जबकि सच्चाई क्या है, पादप कोशिका का आकार यदि 100% है तो लगभग लगभग 80% पादप कोशिका में खाली हिस्सा है, उसी को रिक्तिका कहते हैं। और ये रिक्तिका की जो वॉल होती है इसी को टोनोप्लास्ट कहते हैं। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई, सेल का पहला बेसिक ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, असत्य कथन है। बाकी सारे स्टेटमेंट जो हैं, बाकी सारे जो कथन हैं वो कैसे हैं बेटा जी, वो सारे कथन जो है वो सत्य हैं। याद रहेगा ये चीज। चलिए अगला, मकड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मकड़ियों के अध्ययन को, है ना, अर्कनोलॉजी कहते हैं, एरेकनोलॉजी कहते हैं। और मकड़ियां जो हैं, ध्यान रखिएगा, इनके 8 पैर होते हैं, है ना। और 8 पैर होते हैं इसलिए मकड़ियां ऑर्थोपोडा के इस वर्ग के प्राणी नहीं हैं, बल्कि इस वर्ग में आती हैं, एरेनी गण में आती हैं। ये चीज ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? ठीक है, चलिए। इसमें साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन होता है, एपिकोलॉजी का मतलब होता है ना, मधुमक्खियों का अध्ययन। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव की सभ्यता, उसके विकास, उसकी कल्चर का अध्ययन करना, है ना। जैसे मानव का विकास कैसे हुआ है, होमो हैबिलस, फिर होमो इरेक्टस, निएंडरथल, क्रोमैग्नन, ये सब एंथ्रोपोलॉजी, मानव के उद्भव, जाति, विकास, सांस्कृतिक महत्व सब पढ़ते हैं हम एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये एक जोड़ी मैच करनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन का 7 का ए आंसर है। पहले मैं इसी को क्लियर करा देता हूं, है ना। इन क्वेश्चनों में ज्यादा मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, अब आप खुद ही मिला लीजिए। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है ही नहीं है। सबसे पहले आप खुद ही देखिए, इस क्वेश्चन में जो चीज है वो ये है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोप्थेल्मिया। तो बी का 3 हो जाएगा, सी का फिर ए हो जाएगा, और डी का तो डी ही होगा। तो यही आंसर राइट है, ए वाला। चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मानव जैसी प्रजातियां जो बंदर, वानर, वन मानुस होती हैं, ये अगर आप इनका अध्ययन करते हैं तो इसको कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। तो आप ध्यान से समझिएगा, इसमें एक ऑप्शन दिया है सी, यही राइट आंसर है। प्राइमेटोलॉजी का मतलब होता है बेटा जी कि जो ये प्राणी होते हैं प्राइमेट्स, ये वृक्षों पर अपना जीवन यापन करते हैं, वृक्षों की हेल्प से अपना जीवन यापन करते हैं। अब वृक्षों की हेल्प से अपना जीवन यापन करते हैं का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, कि वृक्ष जो होते हैं, इन्हीं वृक्षों में इनका जन्म होता है, इन्हीं वृक्षों में इनकी वृद्धि और विकास होती है, और इन्हीं वृक्षों में ये अंततः अपने प्राण भी त्याग देते हैं। मतलब कंप्लीट लाइफ जो है, अगर किसकी सहायता से हो बेटा, कंप्लीट लाइफ का बेसिक आधार पेड़ हो, तो इन्हें प्राइमेट्स कहते हैं, जिसमें बंदर, वानर, वन मानुस आते हैं। याद रहेगा ये चीज? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर हजारों उंगली नुमा आकृतियां निकलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा तो फाइनलाइज कर लीजिए। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत का जो अग्रभाग होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन है ना, ये छोटी आंत का अग्रभाग है। छोटी आंत का अग्रभाग कहलाता है डियोडिनम।
डियोडेनम। फिर छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, ये छोटी आंत का मान लेते हैं, ये अंतिम भाग है ना, इसको कहते हैं इलियम। और बाकी जो बच गया, यहां से लेकर यहां तक, इसको जेजिनम कहते हैं। और जेजिनम ही आंतरीय रस का स्त्राव करता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। और यहीं पर अगर लैक्टेज कम हो, तो लैक्टोज शुगर का डाइजेशन नहीं होगा, लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूसरा क्वेश्चन यहीं से रिलेटेड है वो, ठीक है। अच्छा, अब इलियम जो होता है, छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है, इसी की अगर आप सरफेस पे देखेंगे तो आपको इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसी तरह की आपको उंगली नुमा संरचनाएं दिखाई देंगी। इन्हीं को कहते हैं विलाई, इन्हीं को कहते हैं माइक्रोविलाई। और इन्हीं की सहायता से अवशोषण करती है कौन? छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अवशोषण करना, वो छोटी आंत इलियम में उपस्थित जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं माइक्रोविली, उनकी हेल्प से करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो भाई। ये क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ए। मिला लेते हैं एक बार। विटामिन सी किसका वैज्ञानिक नाम है बेटा जी? विटामिन सी जो है, ये वैज्ञानिक नाम विटामिन सी का है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, एसिडिक विटामिन है। फिर विटामिन डी जो है, इसको क्या बोलते हैं? इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्शियम के अवशोषण में हेल्प करता है। विटामिन ई जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल बोलते हैं। और विटामिन के को फिलोकिनोन या नेप्थोकिनोन बोलते हैं, मतलब डी का 4, ये वाला सही है, ठीक है। ये तो बन गया होगा आपसे, मुझे मालूम है, ठीक है। फेफड़ों में श्वसन मतलब गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो आपके जो लंग्स होते हैं, है ना, जो आपके लंग्स होते हैं, अच्छा एक बात तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, लंग्स का मतलब होता है फेफड़े, और फेफड़े अंग हैं। फेफड़े क्या है बेटा जी? फेफड़े अंग हैं। और ये है कोशिका। अंग किन से मिलकर बनते हैं? कोशिका से। तो फेफड़े अगर अंग है तो कौन सी कोशिका से मिलकर बने होंगे? तो इसी के अंदर ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, इन्हीं के अंदर ग्रैप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन्हीं को कहते हैं अपन क्या? एल्वियोलाई। हिंदी में कहते हैं वायु कूपिकाएं। तो एल्वियोलाई या हिंदी में कहते हैं हम वायु कूपिकाएं। इस तरह से बन जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो एल्वियोलाई वायु कूपिकाएं हैं, इनकी हेल्प से ही आप जो सांस लेते हैं, तो सांस में से जो ऑक्सीजन होती है वो लंग्स से ब्लड में मिलती है, और ब्लड से जो CO2 होती है ना, ब्लड से जो CO2 होती है वो शरीर से बाहर जाती है, इन्हीं एल्वियोलाई की हेल्प से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी। चलिए आगे चले। वायवीय श्वसन कब होता है? तो वायवीय श्वसन जो है वो कब होगा भाई? जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से उपयोग होके ब्रेक हो जाए। मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है बेटा जी वो है डी। और जो ये वायवीय श्वसन है जिसको आप एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, है ना, क्या बनती है? 38 ATP एनर्जी बनती है।
ऐसा असल मायने में ग्लूकोज का सबसे पहले पायरुविक एसिड, सुना होगा आपने, ग्लाइकोलिसिस, या एक काम करते हैं अभी क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, फिर कभी डिस्कस होगा तो ज्यादा कर देंगे वरना पेपर ज्यादा लंबा चला जाएगा, है ना, इस तरह से। हाँ, ऑक्सीश्वसन कहाँ संपन्न होता है, याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र बोलते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। ठीक। हाँ, न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, न्यूरॉन के किस भाग में इम्पल्स जो है प्राप्त होते हैं, तो याद रखिएगा इसे हम कहते हैं डेंड्राइट। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं न्यूरॉन में, जो प्रावर्ध निकले होते हैं, है ना, उसी की हेल्प से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। मतलब जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो इम्पल्सेस को ले जाते हैं, वो डेंड्राइट की हेल्प से ही ले जाते हैं। तो जैसे आपने डोपामाइन सुना होगा, एसिटाइलकोलिन सुना होगा, ये सब वही चीजें हैं। अगला है, मानव के सिर में 29 हड्डियां होती हैं, ठीक है, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है। तो जो ये माथा लिखा हुआ है बेटा, ये कपाल है। यहाँ पर एक छोटी सी चीज जो है, माथा का मतलब होता है कपाल। तो यहाँ कपाल 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 कपाल, ठीक है। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं, 8। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं, 14। कान में कितनी हड्डियां होती हैं, 6। और कंठास्थी मतलब हायोड बोन, मतलब इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर है बेटा जी वो है बी, 8 14 6 1। ठीक है, तो इस तरह से टोटल नंबर कितना हो गया हड्डियों का, तो याद रखिएगा इस तरह से टोटल नंबर हो गया 29। लेकिन कुछ लोग हायोड को बोन नहीं मानते हैं, तो फिर कितनी हड्डियां हो गई, 28। और आजकल लोग ये कानों में जो इनकस मिलियस स्टेप्स, एक साइड 3 है और दूसरे साइड इनकस मिलियस स्टेप्स, मतलब 3 जोड़ी हो गई, इनको भी पार्ट नहीं मानते। तो अब टोटल कितना नंबर आ गया, 8 + 14 मतलब 20, और 6 माफी चाहता हूँ, 8 + 14 बराबर 20 का हुआ 22। ध्यान रखिएगा ये चीज। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है। मिलान अपन पहले ही देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 फॉर सी। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता चलता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। एक साइंटिस्ट है उसका नाम है कॉलेप, उसी ने पैराथायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है पैराथार्मोन, है ना, उसके लिए वर्डिंग यूज करी थी। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, ये हो गया आपका राइट आंसर, यहाँ पर ए का 3 हो गया। एल्डोस्टेरॉन जो है ये एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है, कॉर्टेक्स वाले भाग से निकलता है, जो बाहर वाला भाग होता है। ठीक है, प्रोलैक्टिन जो है ये कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के अग्र भाग से निकलता है। और मेलाटोनिन जिसको हम स्लीपिंग हार्मोन कहते हैं, ये पीनियल ग्लैंड से निकलता है। तो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, पीनियल ग्लैंड से ये 2 हार्मोन निकलते हैं जो हमारे सोने जागने के क्रम को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए पीनियल ग्लैंड को, इसीलिए पीनियल ग्लैंड को पता है आपको क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक। क्योंकि अगर हमको सुलाने और उठाने का क्रम, अगर ये 2 हार्मोन सही कर रहे हैं, मेलाटोनिन और सेरोटोनिन, तो फिर हमारी पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस बेहतर होंगी, ऐसा आयुर्वेद कहता है। तो पीनियल ग्लैंड बायोलॉजिकल क्लॉक कहलाती है। ठीक है, चलिए अगला है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन नवजात शिशु को जो प्रदान की जाती है वो कौन से 3 रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो पहला है डिप्थीरिया, है ना, दूसरा है पर्टुसिस, पहला है डिप्थीरिया, दूसरा है पर्टुसिस। तो डिप्थीरिया हो गया, ये हो गया पर्टुसिस, और ये हो गया टेटनस। तो इस तरह से डीपीटी, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, इस तरह से ध्यान रहेगा ये जी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, ल्यूकीमिया का मतलब होता है हमारे शरीर में जो WBC होता है, इनका नंबर होता है 8000 to 10,000। इतना नंबर होता है WBC का, ये नॉर्मल नंबर है। मान लीजिए WBC की संख्या यहां से बढ़ के इतनी पहुंच जाए, कितनी पहुंच जाए, 1 लाख यदि पहुंच जाए, इतना अनियंत्रित विभाजन हो जाए,
मतलब यहाँ जो पहला ऑप्शन दिया है सफेद कोशिकाओं का कैंसर का मतलब होता है अनियंत्रित विभाजन। इसे कहते हैं ल्यूकीमिया। और इसे, जैसे आप ल्यूकीमिया कह रहे हैं, इसी को रूरल लैंग्वेज में कहा जाता है ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर में बताइए कौन सी सेल्स का नंबर बहुत तेजी से बढ़ जाता है? WBC का कितना पहुंच जाता है नॉर्मल रेंज से? बहुत ज़्यादा, 1 लाख। और फिर अगर ल्यूकीमिया हो गया है तो फिर इसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियोएक्टिव आइसोटोप दिया जाता है फास्फोरस 32। तो फास्फोरस 32 जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है, इसके जरिए ल्यूकीमिया का इलाज किया जाता है। और फास्फोरस 32 जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है, जो ल्यूकीमिया के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये कहाँ पर बनता है बेटा जी? ये बनता है पार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका नामकरण 12 जनवरी 1967 को हुआ था, लेकिन स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 1954 को। ठीक है। अगला है वर्तमान आनुवांशिकी के पिता किसे कहते हैं? अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छत्तीसगढ़ PSC ने इस क्वेश्चन को कंफर्म कर दिया था, मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूं। 2 चीजें, आनुवांशिकी के पिता हैं, आनुवांशिकी के पिता वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ये है आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। पाइजम सटाइवम पर 10,000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे। बट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है? आधुनिक आनुवांशिकी, और जब भी हम आधुनिक आनुवांशिकी की बात करते हैं तो वो प्रायोगिक आनुवांशिकी हो जाती है, जो ज्यादातर प्रयोगों पर आधारित है। और जब प्रयोगों पर आधारित है तो उसी को हम वर्तमान भी बोल सकते हैं। तो इस आनुवांशिकी का पिता, आधुनिक प्रायोगिक वर्तमान आनुवांशिकी का पिता TH मॉर्गन को कहते हैं, जिन्होंने फल मक्खी ड्रासोफिला पर, फल मक्खी ड्रासोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। तो अब यहां पर 2 चीजें हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 चीजें कैसी हैं बेटा जी? पहली चीज ये है, जिन लोगों ने आंसर लगाया है ग्रेगर जॉन मेंडल, तो वो ये आंसर सही है, आनुवांशिकता के पिता। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज। लेकिन पूछा गया है वर्तमान आनुवांशिकता का जनक कौन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा TH मॉर्गन। आप चाहें तो बुकों में कंफर्म कर सकते हैं। और TH मॉर्गन ने सहलग्नता की खोज की थी फल मक्खी ड्रासोफिला के ऊपर, इसलिए हम उनको आधुनिक आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। बुढ़ापा और उम्र बढ़ने के अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। वृद्धावस्था का अध्ययन जीरोंटोलॉजी, कि वृद्धावस्था में आपके दांत कैसे काम करेंगे, मसल्स कैसे काम करेंगी, मेमोरी कैसे काम करेगी, इन सब की स्टडी हम जीरोंटोलॉजी में करते हैं। ठीक है। ऑर्निथोलॉजी आपको पता ही है। ट्रिटोलॉजी एक ये नया वर्ड है, तो इसको आप सुन लो। ट्रिटोलॉजी का मतलब होता है बेटा जी, लो इसमें तो ट्रिटोलॉजी है ही नहीं दिया है। जेरेंटोलॉजी तो वो तो पता ही हो गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर, है ना। ये थोड़ा सा आप देख लेना। ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन हो जाएगा, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का, ये बुढ़ापे का। ये ट्रिटोलॉजी क्या है, एक बार जरा इसको चेक कर लेना आप। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20। पहले इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं। बी है इसका राइट आंसर। बी का मतलब है ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्यों नहीं है, मैं देता हूं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले बोला जा रहा है कि, जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो ये क्वेश्चन है कि मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्टेज विद्यमान होता है। बिल्कुल सही है। डाइस्टेज लाल चने में पाया जाने वाला एंजाइम है। डाइस्टेज जो है ये किस में पाया जाता है बेटा जी? लाल चने में पाया जाता है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा।
जो बहुत सारे एंजाइमोलॉजिस्ट हैं वो डायस्टेज को फर्स्ट एंजाइम मानते हैं। बहुत सारे जाइम जो जाइमोलॉजिस्ट हैं, मतलब एंजाइम के जो जानकार हैं, वो डायस्टेज को फर्स्ट एंजाइम मानते हैं, है ना, लगभग 30%। लेकिन असल मायने में जो फर्स्ट एंजाइम है वो डायस्टेज नहीं है, जाइमेज है, जो एडवर्ड बुकनर ने खोजा था, जिसकी हेल्प से ग्लूकोज एथिल अल्कोहल में कन्वर्ट होता है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि जाइमेज की खोज से पहले डायस्टेज को लोग ही प्रेफरेंस देते थे। लेकिन अब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला एंजाइम कौन सा है, तो आप जाइमेज टिक करेंगे। लेकिन हाँ, जाइमेज 4 ऑप्शन में ना दिया हो और फिर पूछा जाए कि पहला एंजाइम कौन सा है, तो फिर आप डायस्टेज लगाना, वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहली बेसिक हो गया। अच्छा, दूसरा, मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है। तो मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारी बड़ी आंत जो होती है वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली मेन चीज है। अब वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करती, बल्कि उससे पहले जो हमारी छोटी आंत है, हम जो भी खाना खाते हैं वो उसको कंप्लीट डाइजेस्ट कर लेती है। तो सेलुलोज के पाचन के लिए एक बड़ी आंत में जगह होती है, साइट होती है सीकम। वहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं। हम लोगों में वो बैक्टीरिया का नंबर बहुत कम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम सेलुलोज खाते भी नहीं है, हम स्टार्च खाते हैं, इसलिए हमारा पाचन का ज्यादातर काम छोटी आंत में होता है। मतलब ए भी सही है और आर भी सही है, लेकिन यहां आर और ए का सही स्पष्टीकरण है, ये चीज नहीं है सही। ठीक है, चलिए चले आगे। अगला है, एकमात्र मानव अंग जिसका कोई हिस्सा अलग कर दिए जाने पर स्वयं पुनर्जनन कर सकता है, इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन क्षमता। तो किस अंग की पुनरुद्भवन क्षमता, मतलब रीजनरेशन कैपेसिटी सबसे मैक्सिमम होती है? आंसर है लीवर। और किस अंग की पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम होती है? क्योंकि न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं होती। पुनरुद्भवन तब होगा जब सेल्स डिवाइड हो। तो लिवर सेल सबसे तेजी से विभाजित होती हैं, इसलिए पुनरुद्भवन क्षमता सर्वाधिक है। न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं होती हैं, सेंट्रियोल होता ही नहीं है, इसी वजह से पुनरुद्भवन क्षमता सबसे कम है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन क्षमता होती है यकृत की, सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता होती है मस्तिष्क की। कौन सी कोशिकाएं सबसे तेजी से विभाजित होती हैं? लीवर की हेपेटिक सेल। कौन सी कोशिकाएं बड़े स्लोली तरीके से या विभाजित ही नहीं होती हैं? नाम है मस्तिष्क की न्यूरॉन सेल। अब यहां पर एक टेबल दी है, उस टेबल में पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही बात है। जो भी एक्स्ट्रा शुगर होती है उसको लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर देता है। मेलाटोनिन को स्लीपिंग हार्मोन ही बोलते हैं क्योंकि निद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध के स्त्रावण को प्रेरित करता है, इसीलिए दुधारू पशुओं को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। वो इंजेक्शन मार्केट में पिटोसिन के नाम से मिलता है, और इसी वजह से स्तन ग्रंथियां जो होती हैं दुधारू पशुओं की एक्साइटेड हो जाती, उत्तेजित हो जाती, ज्यादा से ज्यादा दुग्ध निकालती हैं, और इस तरह से जो फार्मर होते हैं या जो दूध वाले होते हैं उनका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, बट गैस्ट्रिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। दरअसल में गैस्ट्रिन क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो जठर रस होता है, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस पर देख रेख या इस पर नियंत्रण रखता है। तो गैस्ट्रिन का जो काम है वो गैस्ट्रिक जूस पर नियंत्रण रखना है। और गैस्ट्रिक जूस किससे मिलकर बना होता है? दो चीजों से, एक एसिड नाम HCl और दो एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन और रेनिन। इस तरह से याद रहेगा ये चीज। तो गैस्ट्रिन जो है, याद रखिएगा, ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, हालांकि आप में से थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा कि गैस्ट्रिक जूस, मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूं, मुझे मालूम है परेशान होगे। गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस।
गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस इसके स्त्रावण को कंट्रोल करता है, इसके स्त्रावण पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, चले अगला है एंटीबॉडी का निर्माण किससे होता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टेटमेंट है एडवर्ड जेनर का। एडवर्ड जेनर ने कहा था, जो प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता हैं एडवर्ड जेनर, कि व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम होता है, व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो टी लिम्फोसाइट इससे बनता है। और जब लोगों को एक रोग होता है एड्स, एड्स किस वजह से होता है बेटा जी? HIV वायरस की वजह से। और HIV वायरस का खोजकर्ता अभी पूछा गया है लुक मॉन्टेग्नियर, लुक मॉन्टेग्नियर और फ्रांसुआ सिनुसी, लेकिन लुक मॉन्टेग्नियर ही सही है। तो HIV वायरस जो होता है ये टी लिम्फोसाइट की संख्या को लगातार कम करता है, लगातार कम करता है। और एक दिन ऐसा आता है कि HIV वायरस टी लिम्फोसाइट की संख्या को क्या कर देता है? 0 कर देता है। तो फिर व्यक्ति का प्रतिरक्षा तंत्र क्या हो जाता है? 0, जिसको हम कहते हैं निष्क्रिय। अब यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस बीमारी में प्रतिरक्षा तंत्र 0 या निष्क्रिय होता है? आंसर है एड्स। ये है पूरी PhD इसकी। एंटीबॉडीज का निर्माण किसके जरिए होता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट से क्या बनता है? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। निम्न में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? अच्छा, अब यहां पर लवण की बात की जा रही है, तो हमारी जो बोन्स होती हैं बेटा जी, उन बोन्स में सबसे ज्यादा एक कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है और एक अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। तो हमारी हड्डियों में जो सबसे ज्यादा अकार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक यौगिक पाया जाता है वो है 67%, और जो कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है वो है 33%। 33% जो है वो एक प्रोटीन पाई जाती है जिसका नाम है ऑसिन प्रोटीन। और अकार्बनिक पदार्थ जो पाया जाता है वो इस तरह से पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट अगर 100% हड्डी में पदार्थ है तो 60% कैल्शियम फॉस्फेट ही होता है, 7% मैग्नीशियम फॉस्फेट होता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट। और जब हम मरते हैं तो हमारी जो हड्डियां होती हैं, बताइए क्या किया जाता है? तो जब हम मरते हैं तो हमारी हड्डियां जो होती हैं उनमें से जलाया जाता है। लेकिन मान लीजिए जानवर मरते हैं तो उनकी हड्डियों को उर्वरक ले जाते हैं, उर्वरक संस्थान ले जाते हैं, और वहां जो DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट जो उर्वरक तैयार किया जाता है, DAP जो तैयार किया जाता है, याद रखिएगा, DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसको बोन एस कहते हैं, हड्डियों की राख जिसको कहते हैं बोन एस, ये दरअसल में यही है कैल्शियम फॉस्फेट। याद रहेगा ये चीज ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये सबसे बन भी गया होगा, नहीं बना हो तो मैं एक बार बता देता हूं। कोशिका का जो केंद्रक होता है, कोशिका के केंद्रक में इस तरह से एक संरचना होती है, ये इस तरह से एक संरचना होती है, कैमिलियो गोल्जी ने खोज की थी, नाम है गोल्जी बॉडी। अच्छा, गोल्जी बॉडी का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है बेटा,
नाम है एक्सक्रीशन, उत्सर्जन करना। तो गोल्जी बॉडी क्या करता है, ये उत्सर्जन करता है, मतलब ये लगातार अपने अंदर से कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन करता रहता है, लगातार कार्बोहाइड्रेट का उत्सर्जन करता रहता है। ठीक है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये अपने अंदर से लगातार खाली गोले इनको निकालता रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा गोला आ गया, ये बड़ा गोला, ये खाली गोले, इनको ही कहते हैं हम वेसाइकल। तो खाली गोले वेसाइकल निकालने का काम किसका है बेटा जी, गोल्जी बॉडी का है, ध्यान रहेगा। और इसी खाली गोले वेसाइकल में यदि हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाए, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम भर जाए, है ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ये चीज, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हिंदी में कहते हैं विघटनकारी विकर। तो विघटनकारी विकर यदि वेसाइकल में भर जाए तो फिर इसे ही हम कहते हैं लाइसोसोम। अब आप मुझे बताइए, लाइसोसोम के निर्माण में कौन सा कोशिकांग महत्वपूर्ण है, गोल्जी बॉडी। ठीक है, चलिए, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहां बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 में सी आंसर राइट होगा, रेटिना के पीछे बनता है। कहां पर बनता है बेटा जी, रेटिना के पीछे बनता है। क्या मतलब हुआ इसका, सुन लीजिए केवल। जैसे मान लीजिए ये आपकी आंख है, ये कॉर्निया हो गया, ये लेंस हो गया, सीलियरी मसल्स हो गई, ये रेटिना हो गया। ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से प्रकाश किरणें आई, टकराई लेंस से, और यदि यहां पर बन रहा है प्रतिबिंब, यहां पर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो यहां बनना चाहिए, ये रेटिना में ये है येलो स्पॉट, है ना। तो रेटिना से यदि पहले प्रतिबिंब बन रहा है, जैसे यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसी को कहते हैं निकट दृष्टि दोष। और यदि यही चीज जो है, यदि सेम यही चीज हो, ये जो प्रतिबिंब है ये यहां बने, यहां बने, मतलब किसको पार कर जाए बेटा जी, ये यहां बने प्रतिबिंब, यहां बने, तो देखिए रेटिना के आगे बन रहा है, सही है क्या, रेटिना के आगे बन रहा है, रेटिना के आगे ये होगा और ये होगा रेटिना के पीछे, ये है कहानी। तो दूरदृष्टि दोष में क्या चलता है, अच्छे से देख लीजिए। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना से, ये रेटिना है, रेटिना के पीछे बनता है, याद रहेगा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब वो सवाल जो आप लोग बहुत आसानी से हल कर लेते हो, लेकिन कुछ लोग बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई अगर निकट दृष्टि दोष हो तो चश्मे में कौन सा लेंस डालोगे आप, अवतल लेंस डालोगे, और दूर दृष्टि दोष है तो चश्मे में कौन सा लेंस डालोगे, उत्तल लेंस डालोगे। यहाँ तक तो चीजें कंफर्म होंगी, इसी चीज में स्टूडेंट भारी परेशान होते हैं। तो अब कंफर्म रहेगा कि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना से पीछे बन रहा है, तो ये है कहानी। ठीक है, चलो अब इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 मिलाना है, सीधे सीधे आप राइट आंसर देखो, 27वें का सी, ये है 27वें का सी, क्या है। सबसे पहले टैकोमीटर, टैकोमीटर का मतलब होता है कि कोई भी व्हीकल का जो पहिया है वो किस स्पीड से घूम रहा है, पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशन काटता है, इसी को कहते हैं घूर्णन गति। टैकोमीटर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रहेगा ये चीज, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, टैकोमीटर। अच्छा, पायरोमीटर जो है इसकी सहायता से इतने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक का मेजरमेंट आप कर सकते हो, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। वोल्टामीटर की सहायता से आप विभवांतर माप लोगे और अमीटर की सहायता से विद्युत धारा माप लोगे, मतलब डी का क्या हो जाएगा बेटा जी, डी का हो जाएगा 2। तो ये वही चीज जो आप लोग ऑलरेडी बना चुके होंगे, ठीक है।
चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक, समझ में आ रही हैं चीजें। चलो, गुरुत्वीय तरंगें क्या हैं? तो पहले तो एक बात सुन लो, गुरुत्वीय तरंगें वे तरंगें हैं जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टीन ने साल 2000 माफी चाहता 1915-1916 में बता दिया था। और ये गुरुत्वीय तरंगें जो है वे ब्लैक होल से रिलेटेड हैं। ब्लैक होल दरअसल में वो ऑब्जेक्ट होता है स्पेस में जिसमें से एक सिंगल लाइट भी अगर गुजरेगी तो इसका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है ब्लैक होल का कि वो उसको भी अवशोषित कर लेगा। बोलते हैं कि धरती का अंत जो होगा वो एक बहुत बड़ा ब्लैक होल होगा, वो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर लेगा, क्योंकि ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि वो एक सिंगल लाइट की वेव तक को नहीं छोड़ता है, उसको भी कैप्चर कर लेता है अपने अंदर। तो इस तरह से ब्लैक होल से संबंधित हैं गुरुत्वीय तरंगें। इनकी परिकल्पना अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1915-1916 के आसपास की थी। इसकी खोज लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव्स और ऑब्जर्वेटरी में की गई। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर राइट है, सब कथन सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक, बन जाएंगी चीजें। चलें आगे। चल, अगला है ऊष्मा के विषय में सत्य कथन का चयन कीजिए। अब ध्यान से सुनिएगा, सूर्य के पास जो ऊष्मा होती है, जैसे मैं यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं तो आपको लाइफ में कभी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। सूर्य के पास में जो ऊर्जा होती है, मतलब सूर्य के पास में दो चीजें होती हैं। सूर्य के पास में होता है, एक होता है प्रकाश और एक होती है ऊष्मा। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। प्रकाश जो है वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, लेकिन ये चीज विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में नहीं होती है। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का, वो याद रखिएगा, सी है बेटा जी। क्या है? सी। क्या बोला गया है कि सत्य कथन का चयन करना है तो फर्स्ट और थ्री ही सही है, मतलब फर्स्ट सही है और थ्री सही है। याद रहेगा ये चीज। अच्छा, यहाँ जो कथन गलत है एक बार उनको देख लेते हैं। ऊष्मा विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक प्रकार है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये चीज, है ना। और द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है, सही है क्या ये चीज? द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा प्रवाहित होती है, इस संवहन द्वारा प्रवाहित होती है, संवहन द्वारा। और चालन द्वारा किस में प्रवाहित होती है? ठोसों में। अरे भाई, जो ठोस होते हैं, ऊष्मा चैप्टर पढ़िएगा, जितने भी ठोस होते हैं वो किस विधि द्वारा गर्म होते हैं? चालन विधि द्वारा गर्म होते हैं। और जितने भी द्रव होते हैं और गैस होते हैं वो संवहन विधि द्वारा गर्म होते हैं, है ना। और गैसें हमारे वायुमंडल को बनाती हैं, तो बताइए हमारा वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होगा? संवहन। ये है आंसर। ठीक है, तो वो भी आंसर राइट है, मतलब रॉन्ग है कि द्रवों में ऊष्मा संचालन द्वारा, जबकि होना क्या चाहिए यहाँ पे? संवहन होना चाहिए। तो केवल एक और तीन ही सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30। अब यहाँ पर टेबल में लानी थी, राइट आंसर आप देखो 30 फॉर ए। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी किसी को। इलेक्ट्रॉन को तो सबको पता है, जे थॉमसन। प्रोटॉन का सबको पता है, क्या नाम है प्रोटॉन के खोजकर्ता का? गोल्डस्टीन, मतलब बी का 5। न्यूट्रॉन के चैडविक सबसे बन जाएगा। हाँ, पॉजिट्रॉन और बाई मेसॉन में कंफर्म हो रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, तो पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है एंडरसन। क्या नाम है? एंडरसन। ये चीज है ना। और ई का हो जाएगा 4, युकावा, इस तरह से। अच्छा, पॉजिट्रॉन के बारे में आपको एक चीज पता है बेटा? जैसे इलेक्ट्रॉन को इससे दर्शाते हैं, बताइए पॉजिट्रॉन को किससे दर्शाते हैं? ये तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन का विरोधी कण जो है ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है, चले आगे। ठीक, फिर है अगला क्वेश्चन,
टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1945 में हुई, बिल्कुल सही है, 1 जून को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है, बिल्कुल है, कुलाबा बीच में है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करता है, बिल्कुल करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 31 का सभी चीजें जो हैं वो बिल्कुल सही है बेटा जी। ऑल द स्टेटमेंट हैव बीन राइट, है ना, डी, कोई गलती नहीं है इसमें। तो चले आगे, चलिए अगला वाला फिर खोजों से मिलाना है आपको। तो अगला वाला जो है 32 का बी है राइट आंसर। अब इसको कंफर्म कर लो आप। सबसे पहले अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, और फिर डायनामाइट की वजह से उनको बोला गया था हत्यारा, है ना, लाखों लोगों की जान लेने वाला। तो फिर उन्होंने कहा यार कि मेरे जाने के बाद दुनिया में कोई इस नाम से याद रखेगी, हत्यारा। तो इसी वजह से उन्होंने डायनामाइट की वजह से जो हर साल उनको रेवेन्यू आता था, है ना, जो उनकी बौद्धिक संपदा का जो जो परिणाम आता था, जो है ना, उसी को उन्होंने जो बेहतर 5 फील्ड के व्यक्ति थे उन्हीं को देने की घोषणा करी नोबेल प्राइज के रूप में। कहानी आप जानते हैं। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज करी थी? पेनिसिलिन की खोज करी थी। मैडम क्यूरी रेडियम का पृथक्करण, और चार्ल्स डार्विन विकासवाद का सिद्धांत। ये तो बन गया होगा, ठीक है। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने जो थ्योरी दी थी पता है कौन सी थी? प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत, उसी को विकासवाद का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एलपीएससी के संदर्भ में सत्य कथन को पहचानना है आपको, है ना, कौन सा कथन सही है ये जानना है। तो सबसे पहले एलपीएससी इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान और विकास केंद्र है, बिल्कुल है बेटा जी। दरअसल में एलपीएससी क्रायोजेनिक इंजन बनाने वाली इसरो की मुख्य संस्था है, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। अच्छा, दूसरा स्टेटमेंट देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है कि द्रव और क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणालियों का विकास, सही बात है। एसएलवी हो गया, एएसएलवी हो गया, पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, ये सभी प्रक्षेपण यान है, साउंडिंग रॉकेट। तो ये जितने भी रॉकेट होते हैं इन सब में प्रणोदक डाला जाता है। प्रणोदक का मतलब ईंधन प्लस ऑक्सीकारक मिश्रण। प्रणोदक 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से द्रव प्रणोदक पहली बार हमने पीएसएलवी में यूज किया था। तो जितने भी टाइप के प्रणोदक होते हैं जो आपके वाहन को, प्रक्षेपण यान को ऊर्जा देते हैं तब कहीं वो अंतरिक्ष में जा पाते हैं, एलपीएससी ही उनको बनाता है। लेकिन एलपीएससी का मुख्यालय बेंगलुरु में नहीं है। एलपीएससी का मुख्यालय जो है वो मुख्य मुख्यालय है केरला, और केरला के तिरुवनंतपुरम में मुख्यालय है, मुख्य, ध्यान रखिएगा। एलपीएससी का मुख्य जो हेड ऑफिस है वो यहाँ है। हाँ, इसकी एक सब ब्रांच है, इसकी एक ब्रांच है, वो कहाँ पर है बेटा जी? वो ब्रांच है कर्नाटका में। कर्नाटका मतलब बेंगलुरु में इसकी एक ब्रांच है, और तमिलनाडु में जो महेंद्रगिरी है वहां पर भी इसकी एक ब्रांच है। लेकिन ये सब ब्रांच है, मुख्य ब्रांच है केरला, इसलिए ये जो चीज है ये हो जाएगी रॉन्ग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बेटा? बताओ जरा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33 का हो जाएगा ए। 1 और 2 सही है, ठीक है, 1 और 2 सही है, ये वाली चीज। अगला है, CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, 26 सितंबर 1942 को हुई थी। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, बिल्कुल सही है ये चीज। लेकिन इसका हेड ऑफिस जो है बेटा वो बेंगलुरु नहीं है, न्यू दिल्ली है। कहां पर है इसका हेड ऑफिस? नई दिल्ली। इस तरह से आपको याद रखना है ये चीज। CSIR का हेड ऑफिस SSS भटनागर ने बनाया था, शांति स्वरूप भटनागर ने इसको बनाया था। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ए, इस तरह से, ठीक है। चलिए, फिर है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान के संदर्भ में आप सत्य कथन बताइए। तो यहां पर राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान के संदर्भ में पहले हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं, और फिर उसके बाद तो सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूछा क्या गया है? सत्य कथन बताना है हमको, ठीक है। तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक प्रयोगशाला है, ठीक है, सही है ये चीज। अच्छा,
फिर है इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में है। जी नहीं बेटा जी, इसका जो मुख्यालय है वो गोवा में है। ये लग ही रहा था ये मुख्यालय पर टारगेट कर रहे हैं, वही होगा। अच्छा, स्थापना 1966 में हुई थी, मतलब ये भी सही है। मतलब फिर से कौन सी कहानी आ गई, 1 और 3 सही है, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, चल अगला है, किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने एकल लंबे, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि लंबे समय तक एकल अंतरिक्ष यान में, एक ही अंतरिक्ष यान में, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात नहीं की जा रही। अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की जाती तो सुनीता विलियम्स सबसे ज्यादा, लगभग 600 दिन तक, है ना, 685 दिन तक अंतरिक्ष में रही, है ना। और याद रखिएगा अब तो उनसे भी आगे एक नाम आ गया है, नाम आ गया है पेगी विट्सन, है ना, ये नाम आ गया है अब तो। लेकिन याद रखिएगा एक ही अंतरिक्ष यान की बात कर रहे हैं कि एक ही अंतरिक्ष यान में सबसे ज्यादा लंबे समय तक जो रही हैं वो क्रिस्टीना कोच है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं है, एकल अंतरिक्ष यान। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है क्रिस्टीना कोच। ठीक है, ये करंट का ही फैक्ट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी हायाबुसा नामक अंतरिक्ष यान बनाती है। देखिए कहीं पर आपको लिखा होगा यहाँ पर जापान करके, तो जापान की जो स्पेस एजेंसी है वही हायाबुसा, है ना, ये करके यान बनाती है। और जापान की स्पेस एजेंसी जो जाक्सा है, अभी 2 साल पहले ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। इसने जितने भी सैटेलाइट अंतरिक्ष में काम के नहीं रह जाते थे, जो स्पेस गार्बेज बन जाते थे, अंतरिक्षी कचरा बन जाते थे, उनको फिर से पृथ्वी की सतह पर लाने का काम करने की वजह से जाक्सा बहुत ज्यादा लाइमलाइट में थी, बहुत ज्यादा चर्चा में थी। अगला क्वेश्चन है, आदित्य L1 मिशन के संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। तो आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी के गुरुत्व लग्रांज पॉइंट पर स्थापित किया गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन लग्रांज पॉइंट जो है, L1 पॉइंट जो है, ये 20 लाख किलोमीटर की दूरी पर नहीं है बेटा जी। लग्रांज पॉइंट जो है ये 15 लाख किलोमीटर दूर है। मतलब इसमें जो रॉन्ग आंसर है वो इतना नहीं है, लग्रांज पॉइंट कितना है, 15 लाख। लीजिए ये आंसर हो गया आपका। अब मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये सही है। और यह मिशन 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इस समय इसरो का चेयरमैन कौन था, सोमनाथ जी थे इसरो के चेयरमैन, मालूम है ये चीज। अच्छा, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज कि इससे कुछ ही महीने पहले हमने चंद्रयान 3 किया था, और इस मिशन को जो है आदित्य L1 हमने PSLV C57 प्रक्षेपण यान की सहायता से किया था। इस तरह से मतलब क्वेश्चन नंबर 38 का जो सी है वो राइट आंसर है, 1 और 2, सॉरी, अच्छा सी है ना आंसर राइट, सॉरी सॉरी, 1 और 3 राइट होगा, वही मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। अब कहानी कंफर्म हो गई, ये चीज है। चलिए आगे चलते हैं। मोसडेक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, मोसडेक जो है वो क्या है, समझ लीजिए थोड़ा सा, इसको इंपॉर्टेंट है ये चीज। इसमें से जो राइट आंसर है वो है बी, बी। अब इसमें से सही कथन हमसे मांगे गए हैं, तो 1 और 2, 1 और 2 का मतलब क्या है कि ये कथन सही है, ये कथन सही है। ये वाली कथन, मोसडेक का मुख्य उद्देश्य मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों का संचालन करना है, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि मोसडेक का यदि हम देख रहे हैं तो मैटीरियोलॉजिकल ओशिनियोग्राफी सैटेलाइट है, तो ये मौसम से संबंधित जानकारियां देगा, ओशिन से संबंधित जानकारियां देगा, है ना। तो ये मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों का संचालन कब से करने लगा, ये नहीं होगा। मतलब सही बात है, 1 और 2 सही होंगे, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, सी वाला। तो मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, सी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये सही है और ये सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चंद्रयान 3 के विषय में आपको मुझे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3
चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचा था? जी हाँ। और इसी वजह से प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, स्पेस डे मनाएंगे। पहली लाइन सही है। फिर है, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया, मतलब जिस जगह पर लैंडर ने लैंड किया साउथ पोल में वो शिव शक्ति था। ठीक है, ये भी सही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउथ पोल पर मिशन करने वाला इंडिया पहला कंट्री बनता है, ना कि चौथा। यहां पर विश्व का जो चौथा लिखा है, यही स्टेटमेंट हो गया राइट। यहां क्या होना चाहिए, प्रथम कंट्री है हम। याद रहेगा ये चीज। चलें आगे। चलिए, इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह इसरो का छात्र उपग्रह नहीं है, मतलब छात्रों ने उसको डिजाइन नहीं किया। एक्सपोसैट है ये। कौन सा उपग्रह है बेटा जी, तो ये है एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट ये इसरो ने खगोलीय मिशन के लिए बनाया है। बाकी जितने भी आप ये देख रहे हैं, ये सब छात्रों के द्वारा बनाए गए सैटेलाइट हैं। अगला, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान संगठन और विकास संगठन ने किस देश के सहयोग से बनाई है? ये लेटेस्ट अभी बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, इजराइल के साथ बनाई है। थोड़ा करंट को फोकस रखिएगा, करंट से रिलेटेड भी हमने क्वेश्चन जरूर डाले हैं। क्यों? ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर रहें। ठीक है, चलिए। अच्छा, डीआरडीओ की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी कहां पर है? तो ये जो चीज है ये है पुणे में। क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर है वो क्या है, पुणे। अच्छा, पुणे में नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भी है, जो पीएससी ने पूछा था कोरोना के टाइम पे। थोड़ा ध्यान रखिएगा ये चीज। भारत का पहला कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस डीआरडीओ और किस संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है? भैया ये टोटल करंट है, एम्स बीबी नगर ने बनाया है। प्रोस्थेटिक उपकरण क्या होते हैं? जो जन्म से विकलांग बच्चे होते हैं या जो जन्म से विकलांग व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रोस्थेटिक एपरेटस काम आते हैं, जो इंजीनियरिंग सिद्धांतों और रोबोटिक सिद्धांतों पर बेस होते हैं, है ना। तो प्रोस्थेटिक उपकरण जैसे नकली पैर, नकली हाथ, जैसे मान लीजिए किसी ने आर्मी के दौरान अपना हाथ खो दिया एक्सप्लोशन में, ठीक है, तो फिर उसके लिए कुछ ऐसे हाथ लगाए जाते हैं जो इंसानों जैसे दिखते हैं, और कुछ समय बाद उन हाथों को इस तरह से नर्व से कनेक्ट कर दिया जाता है कि जैसा जैसा इंसान सोचता है, जैसा जैसा इंस्ट्रक्शन देता है, वैसे वैसे वो जो आर्टिफिशियल हैंड होता है वो भी फंक्शनिंग करने लगता है। ये होते हैं प्रोस्थेटिक उपकरण या प्रोस्थेटिक। तो कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेटिक जो है वो डीआरडीओ ने एम्स बीबी नगर के साथ बनाया है। करंट की चीजें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? तो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रेनल को। सही है क्या ये चीज? एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है एड्रेनलिन, और एड्रेनलिन जीवन रक्षक हार्मोन इसलिए है क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में ये आकर हमारी भौहों को फैलाकर, हमारे स्किन के रोंगटे खड़े करके, हमारी हार्ट बीट को बढ़ाकर विपरीत परिस्थितियों में लड़ना है, डरना है या भागना है, ये हमको इंस्ट्रक्शन देने का काम करता है एड्रेनलिन हार्मोन, जो एड्रीनल ग्लैंड के मिडिल पार्ट से निकलता है। इसी वजह से जीवन रक्षक हार्मोन की संज्ञा देते हैं हम एड्रेनलिन हार्मोन को, और ये ग्रंथि है एड्रीनल। ठीक है, चलिए अगला है, अंतःस्त्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्त्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। और एंडोक्राइनोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, क्या आप बता सकते हैं? चलो मैं क्लू देता हूं आपको। एड्रीनल ग्लैंड जो है उसका आउटर सरफेस अगर इरेगुलर हो जाए तो हम कभी भी जीवित नहीं रह पाएंगे। अंतःस्त्रावी ग्रंथि से संबंधित सबसे पहले इसी रोग के बारे में पता लगाया था उस व्यक्ति ने, जिस वजह से हम उनको एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कहते हैं। तो आप मुझे बताइएगा एंडोक्राइनोलॉजी का फादर किसे कहते हैं? और एंडोक्राइनोलॉजी में हम हार्मोन की स्टडी करते हैं। इस दुनिया का सबसे पहला हार्मोन है सिक्रेटिन।
जो रक्त के साथ में मिलकर अपनी क्रियाओं को संचालित करता है, लेकिन सेक्रेटिन छोटी आंत के डिओडिनम भाग से निकलता है। अगला है, अत्यधिक ठंडे मौसम में डीआरडीओ ने एक कवच बनाया है जिसका नाम है हिम कवच। हिम कवच की एक खासियत है, बस नाम सुन लीजिए, चर्चा में रहा, -20 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बहुत आसानी से ये एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब इस टेम्परेचर में ये बहुत आसानी से भी -20 से -60 डिग्री तक का टेम्परेचर, मतलब बहुत कम तापमान से बहुत अधिक तापमान को भी ये हिम कवच जो है वो झेल लेता है। याद रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो हिम कवच है बेटा जी। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन कौन है? अब यहां देखिए, अंतर्ग्रही ग्रह पूछा है। क्या चंद्रमा ग्रह है? नहीं। शुक्र ग्रह है? हाँ, लेकिन हम 28 में करेंगे। आदित्य L1 मतलब सूर्य तारा है, आगे करेंगे। मतलब ले दे के यहाँ ग्रह कौन है बेटा? मंगल। कब किया था हमने मिशन? 5 नवंबर 2013। और यही 5 नवंबर 2013 ये पहले अंतर्ग्रही मिशन में काउंट होता है। इसरो का पहला अंतर्ग्रही मिशन है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन इसरो का पहला अगाध अंतरिक्ष मिशन ये है, चंद्रयान-1। ये अंतर्ग्रही मिशन है और इसको हमने जिस लॉन्च व्हीकल से किया था, PSLV C-25। ये PSLV एक्सेल का एक वेरिएंट है, इस तरह से। निम्न में से मानव द्वारा पहली बार अंतरिक्ष यात्रा करने का श्रेय किसे मिलता है? तो पहली बार जो अंतरिक्ष यात्रा करी थी वो किसने करी थी बेटा जी? यूरी गागरिन ने करी थी। कब करी थी? 12 अप्रैल 1961 को, ये चीज, ठीक है। और इसी के जस्ट बाद 5 मई 1961 को यूएसए के एलन सेफर्ड ने, जो पहले अमेरिकी थे, उन्होंने यात्रा करी थी। हमारे पहले व्यक्ति हैं 84 राकेश शर्मा, उन्होंने यात्रा करी थी अंतरिक्ष में। और अभी शुभांशु शुक्ला दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं जो एक्सियोम मिशन में थे, दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग तो चंद्रमा से, वेलेंटीना तेरेस्कोवा तो महिला हैं जो पहली बार स्पेस में गई थी 63 में। हाँ, मिशन शक्ति का संबंध है एंटी सैटेलाइट मिसाइल से। क्या होता है एंटी सैटेलाइट मिसाइल? समझिए, जैसे मान लीजिए कोई सैटेलाइट है, जासूसी कर रहा है। जैसे चाइना और पाकिस्तान अक्सर चाहते हैं कि इंडिया का जो खुफिया रास्ता है वहां से हम अपने सोल्जर्स को इंडियन बॉर्डर में एंट्री कराएं। तो क्या है, उन्होंने सैटेलाइट लगा रखे हैं, कोई ना कोई सैटेलाइट अगर लगा रखा है उन्होंने, उसी सैटेलाइट की हेल्प से, चूंकि सैटेलाइट 24 घंटे निगरानी करता है बॉर्डर की, तो सैटेलाइट लगातार पिक्चर खींच खींच के हमको देता कि किस टाइम पे सबसे कम निगरानी होती है, सबसे कम सर्वेलेंस होता है ना। तो उसी टाइम पीरियड पर जो चाइना है या पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान है वो इंडियन बॉर्डर में एंट्री ले सकते हैं। तो इसी को देखते हुए 2019 में हमने ऐसे सैटेलाइट जो हमारी सीमा और हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है, उनको नष्ट करने के लिए एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई, और यही है मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं एग्जैक्टली आपको डेट पढ़ के सुना देता हूं। दरअसल में 27 मार्च 2019 को हमने क्या किया कि ये खिताब अपने नाम कर लिया कि हम सैटेलाइटों, कृत्रिम उपग्रहों को भी किसकी सहायता से? मिसाइलों की सहायता से बड़े आसानी से मार गिरा सकते हैं। तो इस तरह से अब हमारे ऊपर जो है वो किसका काम आसान हो जाएगा? दूसरे लोग जो स्पाईवेयर एक्टिविटी नहीं रख पाएंगे वो बाद में, ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। ओके, इसके बाद
ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत जो है, जो यही मुझे नहीं दिख गई स्टार्टिंग में, ये थल से थल में बिल्कुल नहीं। ये जो मिसाइल है ब्रह्मोस, ये थल से थल में तो ठीक है, थल से हवा में, थल से जल में, ये सब जगह वार कर सकती है ना। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की संयुक्त उपक्रम है। जो हमारे प्रधानमंत्री थे, माफी चाहता हूं, हमारे राष्ट्रपति थे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं ने ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डेवलप करी थी। और इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मॉस्कोवा रिवर के नाम पर था। लेकिन एक स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो गया, वो यही स्टेटमेंट है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है ये जल, थल, वायु तीनों जगह से छोड़ी जा सकती है। केवल थल से थल नहीं, जल से भी छोड़ी जा सकती है, वायु से भी छोड़ी जा सकती है और थल से भी छोड़ी जा सकती है। मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ध्यान रहेगा ये चीज, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए चलते हैं आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी, याद रखिएगा, और एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी। आधे से ज्यादा पब्लिक इन दो स्टेटमेंट में पागल रहती है। स्वास्थ्य नीति 2017 जो तीसरी स्वास्थ्य नीति है, वर्तमान में अभी भी चल रही है। और याद रखिएगा एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। कर्नाटक एक्सेप्ट करने वाला पहला स्टेट था, उसने डिनाई किया। अब एमपी जो दूसरा था, अब वही पहला बन गया है। ठीक है, तो कहानी ये है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है, मैंने पहले ही सिखाया आपको, 1000 में से ही निकाली जाती है। अब लेकिन चूंकि ये डाटा का फैक्ट है और करंट जोड़ दिया 2025, तो थोड़ा याद रखिएगा 25 2025, तो यहां पर भी 25/1000 है। मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा जी, वो क्या होगा, एक बार फिर से देख लो कि जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी, है ना, 23 याद रहेगा ये चीज। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 72। कुछ दिवस दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिसमैच है। तो विश्व रक्तदान दिवस कार्ल एंड स्टीनर की याद में मनाते हैं हम। रक्त प्रभागों का पिता कहते हैं जिनको, जिन्होंने ब्लड ग्रुप खोजे थे, 14 जून, एकदम सही है। 29 सितंबर को हार्ट डे मनाते हैं। ठीक है, अच्छा, विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाते हैं। और एड्स दिवस हर किसी को पता है कि 1 दिसंबर को मनाते हैं। अभी कुछ समय पहले एग्जाम हुआ, उसमें पूछा एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, उसके खोजकर्ता का नाम है लुक मॉन्टेग्नियर। ठीक है, तो इस तरह से यहां जितने भी स्टेटमेंट दिए हैं, ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है बेटा जी राइट स्टेटमेंट है। कम में ज्यादा सिखाना था, तो यही लाइन मुझे सबसे बेहतर लगती है कि सारी चीजें बेहतर कर दो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार की बहुत प्रभावशाली योजना में से एक है। इस योजना में यह है कि जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं शुरुआत में, बाद में फिर एज बढ़ा दी गई, उनमें 11 साल भी कर दिया गया। तो 0 से 5 साल तक के बच्चों को यदि हृदय में छेद है, जिसको कहते हैं फोरम नोबल का ना भर पाना, तो हार्ट में अगर छेद है, हृदय संबंधी कोई दिक्कत और परेशानी है, तो मुख्यमंत्री की तरफ से ऐसे बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा या उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे काफी हद तक वो इतने बड़े क्रॉनिक डिसीज से फाइट कर पाए। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का यही मकसद था। 2011 से इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, याद रहेगा। तो शुरुआत में जब ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तो 0 से 5 साल, फिर धीरे धीरे 0 से 11 और फिर फाइनल में आज के टाइम पे 0 से 15 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अगर हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल इस योजना का पात्र बन सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। इसके बाद सतत विकास लक्ष्यों ने किस वैश्विक एजेंडा का स्थान लिया। दरअसल में सन 2000 से 2015 तक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए MDG गोल आए थे, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आए थे।
उससे पहले एजेंडा 21 था जो पृथ्वी सम्मेलन में आया था, लेकिन एजेंडा 21 बाध्यकारी नहीं था तो फेल हुआ। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में मनमानी चली विकसित राष्ट्रों की, इसी वजह से फिर 2015 से 2030 तक दुनिया बेहतर रहे, ग्लोब बेहतर रहे, पृथ्वी बेहतर रहे, सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया गया। कितने सतत विकास लक्ष्य हैं मालूम है? ये चीज 17 सतत विकास लक्ष्य है। तो इनकी जो स्थान लिया है, सतत विकास लक्ष्यों ने जो स्थान लिया है वो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों का लिया है। तो ये आप दो दो जगह पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी आपको ये सर पढ़ाएंगे, साइंस में भी इसको जो है टीचर आपके रेस्पेक्टेबल जो है वो पढ़ाएंगे, और निश्चित रूप में आप इस पे बेहतर करना। अगला क्वेश्चन एसडीजी गोल से रिलेटेड दिया गया है। एसडीजी गोल 10 जो है वो देशों के बीच असमानताओं को दूर करने की बात कहता है। एसडीजी गोल 11 इंदौर के लिए रूल आउट होता है। इंदौर एक स्वच्छ शहर है, लेकिन यहाँ पर जो स्वच्छता है, यहाँ पर समृद्धि है, यहाँ पर जो विकास है वो सस्टेनेबल तरीके से हो रहा है। सतत शहर है। सतत शहर मतलब ऐसा शहर जिसमें आर्थिक विकास लोग कर रहे हैं, सामाजिक विकास लोग कर रहे हैं, परंतु पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल सिटी। तो हर सिटी सस्टेनेबल हो, ये एसडीजी गोल नंबर 11 कह रहा है। बट एसडीजी 12 जो है, यहां पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है बेटा, ये रॉन्ग है स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि एसडीजी 12 जलवायु परिवर्तन को तो बोलता ही नहीं है। एसडीजी 12 नहीं बल्कि एसडीजी 13 है जलवायु परिवर्तन की कार्यवाही से संबंधित। एसडीजी 12 में तो सतत उपभोग है ना, उपभोग एवं उत्पादन है एसडीजी 12 में। तो ध्यान रखिएगा, एसडीजी 1, 2, 3, 4 एकदम रटे होने चाहिए, और चूंकि स्टार्टिंग के सब स्टूडेंट को रटे होते हैं, इसलिए हमारी कोशिश रही कि हम थोड़ा आगे से शुरू करें। जैसे जल में जीवन और थल में जीवन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एसडीजी गोल नंबर 14 जल में जीवन है, एसडीजी गोल नंबर 15 जो है स्थल में जीवन है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो कंफर्म कर लो। क्वेश्चन नंबर 75 का राइट आंसर है ए। ए मतलब 1 और 2 सही है बेटा जी, लेकिन आपका तीसरा जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सतत विकास के लिए स्वयं सेवकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? आरएसएस की स्थापना को 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे 2025 में। आरएसएस का वैसे बहुत सारी जगहों पर अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा है, चाहे महामारी हो चाहे मदद हो, इसलिए यूनाइटेड नेशन महासभा ने भी सतत विकास लक्ष्यों को पूरा कराने में स्वयं सेवकों का साथ लिया जाए, इसके लिए इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया है, याद रखिएगा 2026 को। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। याद रहेगा ये चीज। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी, किसने करी थी, हेड ऑफिस कहाँ है, पढ़ के जाइएगा। 100 साल कंप्लीट हुए 2025 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला, इनमें से कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो इस क्वेश्चन का सीधा सीधा आंसर है आईएनएस चक्र। आईएनएस चक्र जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी से पावर लेकर और जमीन के अंदर रहकर डिफेंस रिलेटेड एक्टिविटी को अंजाम देती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आईएनएस चक्र। ठीक है, चलिए फिर अगला क्वेश्चन है कि लॉकहीड मार्टिन C-130 जे सुपर हरक्यूलस वायुयान इस देश द्वारा बनाया गया है? ये वन लाइनर फैक्ट है, इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, इसको आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यूएसए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज, यूएसए के साथ साथ में अगर हम देखें तो यूएसए वो देश है जिसने न्यूक्लियर एनर्जी पर बादशाहत रखी है, उसके जस्ट बाद उसने स्पेस टेक पे भी अपनी अच्छी खासी कमांड रखी है, डिफेंस में भी उसका दूसरा कोई सानी नहीं है ना, आईसीटी सेक्टर में भी यूएसए जो है बेहतर कर रहा है। और अब आती है, इनमें से कौन युद्धक टैंक है? तो यहां पर युद्धक टैंक की अगर बात करें कि युद्ध में कौन सा टैंक यूज किया जाता है, तो इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो है वो ए है अर्जुन, और साथ ही साथ
T-72। ये T-72 जो टैंक है ये रशिया सोवियत संघ ने हमें दिया था, और इसी की वजह से बहुत सारी जो हमारी रक्षा संबंधी इस अच्छा, टैंक का मतलब क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। टैंक का मतलब होता है वह उपकरण जिसके चलने के लिए पाथ जरूरी नहीं होता, रास्ता जरूरी नहीं होता, उसे कहते हैं हम युद्ध टैंक। तो अर्जुन और T-20 ये दोनों के दोनों डीआरडीओ के द्वारा निर्मित युद्ध टैंक हैं। हालांकि T-72 हमको ये रशिया ने प्रोवाइड किया था, सोवियत संघ ने प्रोवाइड किया था, बाद में फिर हमने इसके अनेकों मॉडिफाइड वर्जन तैयार कर लिए। अगला क्वेश्चन है इकोटोन। इकोटोन का मतलब होता है जहां दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र आपस में मिलते हों। तो जहां दो डिफरेंट डिफरेंट बायोमास आपस में मिलते हों, जैसे अरावली की पहाड़ियां इस समय ट्रेंड में है, कुछ रीजन वहां डेजर्ट का भी है, कुछ रीजन ग्रीनरी का भी है। तो जहां पर जिस क्षेत्र में जो बायोमास मिलते हों या दो विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र जहां मिलते हों, वही कहलाता है बेटा जी इकोटोन। याद रहेगा। अच्छा, फिर खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए, खाद्य श्रृंखला में जो उत्पादक होते हैं, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं प्राथमिक पोषण स्तर। दूसरे नंबर पर आते हैं शाकाहारी, है ना। दूसरे नंबर पर आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए, उत्पादक के बाद कौन आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। मैं थोड़ा इसको अलग तरीके से बता देता हूं, ये 1 है और ये 2 है, इस तरह से। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आएंगे? शाकाहारी जीव। शाकाहारी जीवों को हम जल्दी से बताइए क्या बोलते हैं? शाकाहारी जीवों को हम द्वितीयक पोषण स्तर बोलेंगे, सेकंड पोषण स्तर है। और इस तरह से जो प्राथमिक उपभोक्ता मतलब शाकाहारी जीवों को जो ग्रहण करेगा वो होगा द्वितीयक उपभोक्ता, मतलब मांसाहारी भी हो सकता है वो, और मनुष्य सर्वाहारी भी हो सकता है, और ये हो जाएगा थर्ड पोषण स्तर। लीजिए, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बेटा जी वो है द्वितीयक उपभोक्ता। तो खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषण स्तर में किसे सम्मिलित किया गया है? द्वितीयक उपभोक्ता। तो द्वितीयक उपभोक्ता जो होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, ये किसको भोजन के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? ये शाकाहारी चीजों को भी खा सकते हैं, अरे हाँ या ना, और किसको भी खा सकते हैं? ये पेड़ पौधों को भी खा सकते हैं। ठीक है, तो द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं को भी ग्रहण कर सकते हैं और उत्पादकों को भी ग्रहण कर सकते हैं, इस तरह से। अगला है वन्य जैव विविधता संस्थान कहां पर स्थित है? तो वन्य जैव विविधता संस्थान जो है, याद रखिएगा, ये जहां पर स्थित है उसे हम कहते हैं हैदराबाद, और हैदराबाद यहां पर एनआरएससी है। इसी में आगे कौन सा भारत का अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है? तो अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व यदि हम भारत का अगर देखें तो वो है नल्ला मलाई। तो नल्ला मलाई जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि नीलगिरी, अगस्त मलाई और पचमढ़ी ये भारत में अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, और नल्ला मलाई अभी अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व में। अच्छे से देखिए, है कि नहीं है? नहीं है पूछा है, मतलब बाकी के ये 3 जो हैं ये अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित WCED जिसे ब्रटलैंड कमीशन कहा जाता है, पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मेन गोल क्या है? कि प्राकृतिक परिवर्तनों, आपदाओं, दिक्कतों से पर्यावरण अर्थात पृथ्वी की सुरक्षा की जाए, और इस पृथ्वी को रहने लायक बनाया जाए जहां पोल्यूशन कम हो, खत्म तो नहीं हो सकता, कम हो, और सिटियां आगे बढ़ें, अपना आर्थिक विकास करें,
सामाजिक विकास करें लेकिन पर्यावरण को न्यूनतम या कम से कम क्षति पहुंचाकर, या ना पहुंचाएं तो और भी बेहतर होगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा सबसे बड़ा फैसला था? वो फैसला ये है बेटा जी, विकसित देश को दिया गया कि 2000 तक आप पूरी तरह से CFC उत्पादन को क्लोज कर देंगे, उत्पादन को आप रोक देंगे। ठीक है, मतलब विकसित देशों द्वारा CFC उत्पादन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की प्रतिबद्धता 2000 तक बोली गई थी। हालांकि प्रोटोकॉल कब शुरू हो गया था? 1987 से, और 2000 तक सभी विकसित देशों को क्या करना था? प्रतिबंध लगाना था। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहां है? बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में है, याद रखिएगा कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मंजीरा मगरमच्छ वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो मंजीरा वन्यजीव ये जो है वो तेलंगाना में है, और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया है। सीधी सी चीज है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाली बात नहीं है, बस अभयारण्य इन सीटू के अंतर्गत आता है, ये याद रखिएगा। सुपोषण का मतलब होता है कि जल स्रोतों में यदि भर भर कर नाइट्रेट पहुंचे और फॉस्फेट पहुंचे तो जलीय जीवों के साथ साथ जलीय पादपों की अतिशय वृद्धि हो जाती है जल स्रोतों में, जिस वजह से जलीय पादपों की अतिशय वृद्धि से जो पानी है वो सड़ने लगता है, और पानी यदि सड़ा तो फिर सूक्ष्म जीव जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज करने लगते हैं। ज्यादा से ज्यादा सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन यूटिलाइज करेंगे तो उस जल स्रोत में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और जल स्रोत में ऑक्सीजन की कमी अगर हुई तो बीओडी की वैल्यू क्या हो जाती है? गिर जाती है, और बीओडी की वैल्यू गिर जाने से ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाता है, और इस तरह से जहां पर एल्गल ब्लूम की समस्या देखने को मिलती है। तो सुपोषण किसके कारण होता है? नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से, और इसी की वजह से एल्गल ब्लूम परिघटना जन्म लेती है, जो जल प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण है। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण का संकेतक है? तो लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण के संकेतक हैं। जहां पर वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, स्पेशली सल्फर डाइऑक्साइड, वहां के माहौल में आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। कौन? लाइकेन पेड़ों पर। अच्छा, फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से किसको प्रभावित करते हैं? दांतों को। फ्लोरोसिस समस्या हो जाती है, दांत इरेगुलर हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, ये है वो कहानी। अगला है, गॉल्जी उपकरण की खोज किसने की थी? तो गॉल्जी उपकरण की खोज करी थी कैमिलियो गॉल्जी ने। किसने करी थी बेटा? कैमिलियो गॉल्जी ने की थी गॉल्जी उपकरण की खोज। ध्यान रखना है ये चीज आपको। चलते हैं आगे। डीडीटी किसने खोजा? ये तो सबको पता है, पॉल मुलर ने डीडीटी खोजी थी, और इसी वजह से मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम जब शुरू हुआ, कब? 1953 में, हमने इसी डीडीटी के जरिए मलेरिया के मामलों में भारी कमी लाई हिंदुस्तान में, और 1958 में मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की तरफ जो चल पड़ा था इंडिया, वो डीडीटी के मतलब पॉल मुलर की डीडीटी की वजह से ही था। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया? ये करंट की न्यूज है, बहुत बड़ी। आंसर है 1952, है ना? तो 1952 जो है, ध्यान रखिएगा, ये एशियाई चीते के विलुप्तीकरण के वर्ष को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बीएसआई बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया विलुप्त प्राय पौधों की सूचना ये जिस बुक के माध्यम से हमको अवेलेबल कराता है वो है रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक में विलुप्ति की कगार पर खड़े संकटग्रस्त जीवों के बारे में हमको जानकारी प्रदान की जाती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अब है वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक
कहाँ स्थित है? तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला आनुवांशिक बैंक ये हमने डिजाइन किया है हैदराबाद में। कहाँ पर डिजाइन किया है? हैदराबाद। और याद रखिएगा ये आनुवांशिक बैंक जो है ये XC2 के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है? XC2 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 96, इस अधिनियम के अंतर्गत वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अधिकारियों को माफी चाहता अधिकारी कह रहा हूं अपराधियों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर है वो है ए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। अगला, निम्न में से कौन स्तनधारी जो है कि परिपक्व आरबीसी, देखो परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है परिपक्व आरबीसी में, तो फिर बहुत सारी चीजें होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। परंतु अगर स्तनधारी के परिपक्व आरबीसी में अनुपस्थित देखा जाए तो यहां सारी इनमें से सभी जो चीजें हैं वो नहीं होंगी। मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से सभी अनुपस्थित है। अगला, हिप जॉइंट, ये हिप जॉइंट है, कोहनी, एक ही साइड का मूवमेंट होता है अगर, तो हिप जॉइंट कहलाता है। कहां पर? कोहनी में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज ऐसा। अगला, किस जीवित कोशिका या ऊतक, अच्छा अगर जीवित कोशिका या ऊतक की मृत्यु हो जाए तो उसको नेक्रोसिस कहते हैं। क्यों नेक्रोसिस कहते हैं? ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 99 का ए होगा। नेक्रोसिस का मतलब है, मान लो कोई सेल है, सेल में न्यूक्लियस ही दम तोड़ दे, सेल के अंदर से वाटर निकल जाए, सेल के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में NaCl आ जाए, ऐसी कुछ घटनाएं हैं जो कोशिका या ऊतक की मृत्यु का कारण बनती हैं, उनको हम कहते हैं नेक्रोसिस। याद रहेगा? अच्छा, अगला लास्ट, ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जिसको हम लव हार्मोन भी कहते हैं, जिसको हम मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी कहते हैं, जिसको संबंध गढ़ने के लिए उत्तरदायी हार्मोन भी कहते हैं, जिसको हम दुग्ध उत्प्रेरण हार्मोन भी कहते हैं, ये पीयूष ग्रंथि के दो सेगमेंट होते हैं। ये पीयूष ग्रंथि का होता है अग्रभाग और एक होता है पीयूष ग्रंथि का पश्च भाग। तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से दो हार्मोन निकलते हैं, एक हार्मोन है ADH और दूसरा हार्मोन जो है उसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ADH इसे वैसोप्रेसिन कहते हैं और ऑक्सीटोसिन के बारे में मैंने अभी आपको बताया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से स्रावित होता है, इस तरह से। और लीजिए बेटा जी, यहां हमारा कंप्लीट होता है ये क्वेश्चन आंसर का सेशन। टेस्ट नंबर 7 जो हमें डिस्कस करना था, इसमें हमने कंप्लीट जो है वो इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है, आगे के टेस्टों में इसी तरह का हम डिस्कस रखेंगे, जिससे कि चीजें जो आपको हैं एकदम क्लियर रहें, और अगर कोई डाउट है तो उसी पर मैं वार करूं, उसी को मैं पहले समझाऊं। ठीक है, थैंक यू। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। INS विक्रांत के संबंध में एक कथन पर विचार करना है जो गलत है। ठीक है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, एकदम सही है। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। बस यही मार खा गए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा नहीं बल्कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। इसके द्वारा? कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, ये ध्यान रखना है। और 2022 में इसे भारतीय सेना में सम्मिलित किया गया। मतलब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर होगा बेटा जी वो होगा बी, मतलब 1 और 3, दूसरा नहीं होगा बेटा।
क्लियर हो गई कहानी, अब बन जाएंगी चीजें। चलिए, मनुष्य में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो मनुष्य में पाचन की शुरुआत जो है वो मुख से होती है। क्यों मुख से होती है? क्योंकि सबसे पहले एंजाइम यहीं से मिलने शुरू हो जाते हैं। तो मनुष्य के मुख में जो लार होती है, इसी लार में पाया जाता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। ये, और ये जो टाइलिन एंजाइम होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये टाइलिन एंजाइम जो भी आप रोटी चावल खाते हैं, मक्का, मतलब जो भी स्टार्ची सोर्स खाते हैं, उसको सबसे पहले ये ग्लूकोज में तोड़ के रख देता है। हालांकि पूरा तो नहीं तोड़ पाता 100% स्टार्च को, 30 से 35% ही तोड़ पाता है। इसी वजह से फिर आगे कहाँ पे आपका जो अग्नाशय होता है वहां पर एक एंजाइम होगा अग्नाशय में, है ना, जिसका नाम है एमाइलेज। फिर वो बची हुई स्टार्च को ब्रेक करता है ग्लूकोज में। तो मुख का पाचन कहाँ हो गया? समझ में आ गया ये चीज? जहां सबसे पहले एंजाइम मिले वहीं सबसे पहले होता है पाचन। अच्छा, डायसैकेराइड के संदर्भ में यहाँ पर स्टेटमेंट मांगा गया है। तो सुक्रोज एक डायसैकेराइड है। सुक्रोज मतलब जो गन्ने के रस में पाया जाता है, ठीक है। डायसैकेराइड है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, ठीक है, गन्ने के रस में, ये सही है। माल्टोज में 2 ग्लूकोज यूनिटों का संयोजन होता है, ठीक है। और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है, ये भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन में सभी जो आंसर हैं वो राइट है। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताऊं, 54 का सी सही है बेटा। 54 का सी का मतलब है 1 2 3 सभी सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हमारे ये कुछ गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये गलत हुए तो दिक्कत में आ जाएंगे, इसलिए बहुत आराम से मैं कंफर्म करने के बाद ही आगे बढ़ता हूं। फिर है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, सबको पता है। आयोडीन की कमी से घेंगा होता है, ये भी सबको पता है। सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रीमिया होता है, ये भी सबको पता है। मतलब ये फिर से 55 का डी जो है वो सही है, सारे कथन सही है इस तरह से, ठीक है। चलिए आगे चलें, अगला क्वेश्चन फिर है, क्लाइन पैल्टर सिंड्रोम जो है ये क्या है? मैं एकदम बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा देता हूं। क्लाइन पैल्टर सिंड्रोम, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। अगर हम पुरुषों की बात करें, मेल की बात करें, तो मेल ही क्लाइन पैल्टर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। पहला स्टेटमेंट सही। तो मेल का क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर क्या होता है? 44 प्लस एक्स वाई, इस तरह से। अब क्लीन पैल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, अच्छे से सुनिएगा। जो ये एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये अपनी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर लेता है। तो जो एक्स क्रोमोसोम होता है क्लीन पैल्टर में, ऑटोसोम्स में कोई चेंज नहीं होता, यहाँ कोई चेंज नहीं होता। एलोसोम्स जो लिंग निर्धारक जोड़ा होता है, 23वां जो जोड़ा होता है, यहाँ एक एक्स जो है ये अपनी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट करता है एक और एक्स, और इस तरह से हो जाता है वाई। तो अब एक एक्स की वजह से इस मेल में फीमेल के जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाते हैं, महिला जैसे लक्षण आ जाते हैं, जिसमें स्तनों का विकास भी प्रमुख है ना, जिसको गायनेकोमैस्टिया कहते हैं। तो इससे प्रभावित पुरुषों में महिलाओं के जैसे लक्षण आते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स अपनी डुप्लीकेट कॉपी जनरेट कर लेता है, और इस तरह से एक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी यदि कोई क्लीन पैल्टर में होगा? तो 44 प्लस 3 बराबर 47। मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये वाला। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए। 1 और 2 सही हैं, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट कायदे से क्या होना चाहिए था कि वास्तविकता में क्रोमोसोम का नंबर कितना है यहाँ पर? 47, ये राइट है। अब ठीक है, मतलब ये 2 सही स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। चलिए आगे चलें। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? तो क्रोमोसोम संख्या 21, तो क्रोमोसोम संख्या 21 जो है, जनरली क्रोमोसोम संख्या 21 में 2 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन किसी कारण से यदि एक क्रोमोसोम और एक्स्ट्रा हो जाए तो
21वें पेयर की हो जाती है ट्राइसोमी, तो उसी को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो यदि 21वें पेयर में 3 हो जाएंगे तो क्रोमोसोम की संख्या 45 थोड़ी ना होगी, 47 होगी। कितनी होगी? 47। मतलब ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है, 21वें पेयर की ट्राइसोमी। और इस रोग से ग्रसित बच्चा मंगोलों के जैसे दिखता है। मतलब फिर बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो आंसर है बी। बी मतलब 2 और 3। 57 ही है ना, 57 का बी। बी कौन सा है? अच्छा ये बी है, सॉरी, 1 और 3, मतलब बी वाला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। ठीक है, कितनी होनी चाहिए संख्या? 47, क्योंकि 21वें पेयर में 3 हो रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, टिटनेस के संदर्भ में आपको बातें बतानी है। तो टिटनेस एक जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल सही है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जीवाणु से होता है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है टिटनेस में, ये भी सही है। एटीएस दिया जाता है, मतलब सब सही है बेटा यहाँ टिटनेस के केस पे। ठीक है, चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 58 फॉर डी। हाँ, डीपीटी टीके के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट है जो सत्य है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही है। डिप्थीरिया काली खांसी टिटनेस से सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। इसका पहला डोज 6 वीक में देते हैं, बिल्कुल सही है। सब तो सही है। अच्छा हाँ, जीवित टीका थोड़ी ना है, निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय का मतलब है, देखिए जब भी हम कोई वैक्सीन बनाते हैं तो उस वैक्सीन को बनाने के लिए जो भी डिसीज जिनसे हमको सुरक्षा चाहिए, उन्हीं डिसीज के रोग कारक लेते हैं, और रोग कारक निष्क्रिय अवस्था में लेते हैं। कब? डीपीटी के केस में। डीपीटी के केस में जो डीपीटी का टीका बनता है, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस, तीनों जीवाणु जो लिए जाते हैं वो किस स्टेज में लिए जाते हैं बेटा जी? वो निष्क्रिय स्टेज में लिए जाते हैं, इनएक्टिव किया जाता है उनको। इनएक्टिव का मतलब है उनकी जो पैथोजेनिसिटी है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता है, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है इस तरह से। तो यही जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, बाकी सब सही है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 59 का बी जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, बन जाएंगी चीजें। 59 का बी जो है वो राइट आंसर है। कहां गया भैया बी? ये देखिए बी, मतलब से तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग होगा, ये देखिए। ठीक है, चलें आगे, आगे चलते हैं। पोलियो के संदर्भ में कौन सी बात है? निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पोलियो जीवाणु से होने वाला रोग है? नहीं बेटा जी, पोलियो जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है, पोलियो मैलाइटिस वायरस बोलते हैं। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। पोलियो की पिलाई जाने वाली दवा जॉन सॉल्क ने 1952 में खोजी थी, गलत। पोलियो की पिलाई जाने वाली दवा नहीं, पोलियो का टीका, मतलब जॉन सॉल्क ने इंजेक्टेबल इंजेक्टेबल खोजा था, और इसी को पोलियो का पहला टीका कहते हैं। जबकि पोलियो के टीके की खोज अल्बर्ट सेविन ने 1962 में की थी। नहीं, पोलियो का टीका खोजा तो था, लेकिन ओरल पोलियो टीका, मुखीय दवा, ओरल। अब ये हो गया सही, एकदम परफेक्ट लिख दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या है इस क्वेश्चन का जो रॉन्ग है, 60 पे बी, मतलब सिर्फ और सिर्फ यही सही था, ये दूसरा स्टेटमेंट सही था, बी, केवल 2 सही है, बाकी सब गलत है। वो गलत क्या है मैंने आपको कंफर्म करा दिया एक बार। जॉन साल्क ने सबसे पहला पोलियो का टीका खोजा है, लेकिन इंजेक्टेबल वाला। अल्बर्ट सॉल्विन ने पोलियो का टीका 10 साल बाद खोजा, इनसे 10 साल, ये यूएसए के हैं डॉक्टर, ये यूएसएसआर के डॉक्टर हैं। इन्होंने भी पोलियो का टीका खोजा है, लेकिन 2 बूंद जिंदगी की ड्रॉप, ओरल ड्रॉप, और इन्हीं के प्रयासों से हम 2014 में पोलियो फ्री हुए, है ना, ध्यान रखिएगा, अल्बर्ट सॉल्विन। अगला क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा किसकी वजह से होता है? या एवियन इन्फ्लुएंजा किस बीमारी को कहते हैं? इसमें स्वाइन फ्लू है और बर्ड फ्लू है। तो एप्स का मतलब यहाँ पर है पक्षी, और पक्षी है, इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कौन सी चीज हो जाएगी?
बर्ड फ्लू। और बर्ड फ्लू में कौन सा वायरस उत्तरदायी है, जल्दी से बताइए। H5N1 ये वायरस उत्तरदायी है, और पक्षियों के द्वारा ये वायरस फैलता है। स्वाइन फ्लू H1N1 सुअरों के द्वारा ये वायरस फैलता है। ऐसा है कहानी, ठीक है। गिरसुआ और खसरा भी वायरल के द्वारा होने वाली डिसीजेस हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो कंफर्म कर लो भाई, राइट आंसर है बी, बर्ड फ्लू, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो हैं टीके, माफी चाहता हूं, दोनों टीके कह रहा हूं, ये दोनों वायरस जो हैं, इनके खोजकर्ता का नाम है रॉबर्ट वेबस्टर। इन्होंने खोजे थे ये दोनों वायरस। चलिए आगे चलते हैं। रोग मिलाने हैं, देखिए क्या है। पहले राइट आंसर देख लेते हैं हम। 62 का डी है भाई। 62 का डी बोले तो ए का 3, ए का 3 मतलब मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती हैं, मलेरियाई, फैल्सीफेरम, वाइबेक्स, ओवल, 4 प्रजातियां। मेंस ने पूछा था ये क्वेश्चन। पायरिया जो है ये भी जिससे होता है एंटमीवा जिंजीवैलिस, फिर पेचिस एंटमीवा हिस्टोलिटिका, और सोने की बीमारी ट्रेपेनोसोमा गैम्बियंस। देखिए सही मिला है क्या? डी देख लेते हैं, डी का 2 है क्या? डी का 2 ठीक है, एंटमीवा हिस्टोलिटिका। राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऐसे एक आध क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे भैया, हाँ ध्यान रखिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम 1976 में शुरू हुआ था। ये एक बार कंफर्म कर लीजिए, 1976 ही है क्या? हाँ, तो राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम जो 1976 में शुरू हुआ था, इस बीमारी अंधत्व का सबसे बड़ा कारण उस समय माना जा रहा था मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद जब आंखों में जो लेंस होता है उसमें केराटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होने लगे तो लेंस अपारदर्शी हो जाता है, इसे कहते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद का मतलब होता है लेंस का अपारदर्शी हो जाना, केराटिन प्रोटीन की वजह से अपारदर्शी हो जाना। और जब लेजर थेरेपी की जाती है तो यही अपारदर्शी चीज लेंस के आगे से हटा दी जाती है, तो लेंस पारदर्शी हो जाता है। तो राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1976 में शुरू हुआ था, इस पर लगाम लगाने के लिए। मोतियाबिंद की वजह से बहुत सारे लोगों को अंधापन तेजी से बढ़ने लगा था, इसी वजह से। अगला है प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। अब देखिए, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत पूछा है उन्होंने, नियंत्रण नहीं पूछा। नियंत्रण होता तो 62 हो जाता। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त कार्यक्रम की शुरुआत जो है ये 2022 में हुई, और इसी के तहत जो है हम क्या कर रहे हैं, इसी के तहत अब बीसीजी वैक्सीन, बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन वैक्सीन, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, इनको लगाई जा रही है, ठीक है। और टीबी कब तक खत्म करने का लक्ष्य है हमारा? तो टीबी समाप्ति 2025, ये लक्ष्य है हमारा कि इस तारीख तक हम पूरी तरह से खत्म कर ही देंगे टीबी को, ठीक है। चल अगला है सिकल सेल एनीमिया में कौन सा हीमोग्लोबिन पाया जाता है? भाई HbS। कहानी क्या है सुन लीजिए। जैसे आप और हम सब स्वस्थ व्यक्ति हैं, तो हम यदि स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हमारी कोशिका भी स्वस्थ है। हमारी कोशिका भी स्वस्थ है, तो कोशिका के अंदर डीएनए भी स्वस्थ है। डीएनए स्वस्थ है तो जीन में जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस है वो भी सही है, वो भी सही है, वो भी स्वस्थ है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, यहां से सब्जेक्ट शुरू हो रहा है।
हम सब लोग यदि स्वस्थ व्यक्ति हैं तो हम में पाया जाता है हीमोग्लोबिन ए जीन, और ये जीन जो आनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करता है, इस वजह से हमको और आपकी जो आरबीसी होती हैं वो उभयावतल होती हैं। ये है, तो हम स्वस्थ व्यक्ति इसलिए हैं क्योंकि हमारी कोशिका स्वस्थ है, डीएनए स्वस्थ है, जीन स्वस्थ है, हमारे अंदर ये जीन पाया जाता है HbA जीन, और HbA जीन की वजह से हमारी जो आरबीसी है वो एक निश्चित शेप एंड साइज की होती है, उभयावतल संरचना। बट यदि कोई व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसकी कोशिका अस्वस्थ होगी, उसका डीएनए अस्वस्थ होगा, तो जीन भी ये होगा, जीन HbS जीन, और इस HbS जीन की वजह से, इस HbS जीन की वजह से आरबीसी जो हैं वो इस तरह की हो जाती हैं। तो ये जो जीन है ये रोगग्रस्त जीन है, दिक्कत वाला जीन है। तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। कैसा हीमोग्लोबिन होता है? अस्वस्थ जीन वाला हीमोग्लोबिन होता है। इतनी सी कहानी है। अगला है, सिकल सेल एनीमिया किस जीन में उत्परिवर्तन से होता है? दरअसल में हीमोग्लोबिन में 4 हीमोग्लोबिन जो है रंग वर्णक, उसमें याद रखिएगा ग्लोबिन जो प्रोटीन होती है, 2 अल्फा ग्लोबिन होती हैं और 2 बीटा ग्लोबिन होती हैं। 2 अल्फा ग्लोबिन, 2 बीटा ग्लोबिन, 4 दरअसल में किन से मिलकर बना होता है? तो 4 चीजों से मिलकर बनता है। तो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती हैं। तो बीटा चेन में दिक्कत आने की वजह से सिकल सेल एनीमिया जो है वो हंसिए के आकार की हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं कि बीटा ग्लोबिन कहां है भैया? बीटा ग्लोबिन, ये बीटा ग्लोबिन ये गुणसूत्र संख्या 11 में मिलेगी आपको। तो गुणसूत्र संख्या 11 में जो बीटा चेन है, बीटा ग्लोबिन, उसमें डिस्टर्ब होने की वजह से, और कौन सा जीन डिस्टर्ब होने की वजह से? अभी हमने पढ़ा, HbS जीन डिस्टर्ब होने की वजह से पूरी आरबीसी जो होती हैं ज्यादातर हंसिए के आकार की होने लगती हैं, जिससे ब्लड क्लॉट होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत और ये सारी समस्याएं। ठीक है, चलिए अगला है, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है इसकी शुरुआत की गई थी साल 1997 में। क्यों शुरुआत की गई थी? ध्यान से सुनिए। दरअसल में कहानी ये थी कि जो नवजात शिशु हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं, नवजात शिशु और गर्भवती महिलाएं हैं, ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दें। मतलब जो PHC है, प्राइमरी हेल्थ केयर है ना, सेकेंडरी हेल्थ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, द्वितीयक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मतलब यहां पहुंचकर, स्वास्थ्य केंद्रों में पहुंचकर, स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर गर्भवती महिलाएं बच्चे का जन्म कराएं, जिससे गर्भवती महिलाओं की मृत्यु कम होगी, नवजात शिशु हेल्दी होंगे। यही था प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का मेन उद्देश्य, कि गर्भवती महिला अगर स्वास्थ्य केंद्र में जाएगी तो शिशु भी स्वस्थ होगा और महिला भी स्वस्थ होगी। ठीक है, इस तरह से। अगला है NFHS5 के अनुसार 2.1 प्रजनन दर से ऊपर, ये 2.5, जैसे आपने सुना होगा 2 ही बच्चे घर में अच्छे, है ना, तो यहां पर बोला जा रहा है कि वो कौन से स्टेट है जहां 2 से ज्यादा बच्चे हैं, एवरेज लिया गया है। तो इसमें सीधा सीधा आपको डाटा याद रखना है ना, बी जो है वो राइट आंसर होगा, बी। बिहार, मेघालय, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर की जो रिप्रोडक्टिव रेट है, प्रजनन दर है, वो 2.1 से ज्यादा है। बस इतना सा, ज्यादा इस पे और परेशान नहीं होना आपको। ठीक, अच्छा अगला है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
5 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये तो करंट की चीज है, इसका सीधे मैं राइट आंसर आपको बता रहा हूं, ज्यादा परेशान नहीं करता। डी उपरोक्त में से सही है। एक बार जरा पढ़ लीजिए क्या चीजें हैं, मैं कंफर्म करा देता हूं आपको। भारत में संस्थागत प्रसव 79 से बढ़कर 89 हुई है। क्यों? क्योंकि JSY योजना, जननी सुरक्षा योजना, जो 12 अप्रैल 2005 से शुरू हुई थी, उसने ड्रामेटिक चेंज, रिवोल्यूशनरी चेंज किए हैं। इसलिए अब गर्भवती महिलाएं ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स पहुंच रही हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, द्वितीयक स्वास्थ्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल, और डिलीवरी करा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 87% जन्म संस्थानों में कराए जाते हैं, मतलब वही हॉस्पिटल्स में बर्थ हो रहा है। लेकिन आज भी वो 13% जो है ये सुदूर इलाकों में रहने वाले लोग हैं, है ना, या फिर पहाड़ियों वगैरह में या नदियों के पार रहने वाले लोग हैं, या ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जो संस्थागत प्रसव के लिए अभी भी नहीं आ पा रही है। 13% है वो। शहरी क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव देखिए 94% है ना। और ये 6% जो है ये वही रूरल एरिया के कुछ प्योर लोग हैं जो बाहर पसंद ही नहीं करते जाना, घरों में ही जच की हो इस बात को। तो ये मेन सेंस में लिखने के लिए थोड़ा अच्छा डाटा है ना, ध्यान रखिएगा ये। और नेशनल हेल्थ सर्वे 5 की बात है, रिसेंट की, तो ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार वर्ष 2025 तक नवजात मृत्यु दर में कितने तक घटाने का लक्ष्य है? ये तो वन लाइनर फैक्ट है भाई, इसमें आपको बी आंसर सी 16। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, बस इसमें जो राइट आंसर है, ठीक है, तो ये है, जब भी नवजात मृत्यु दर निकाली जाती है, अच्छे से देख ले, नवजात मृत्यु दर निकाली जाती है तो 1000 जीवित जन्मों में कितने गए हैं ये पता की जाती है कि अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया है तो उनमें से कितने खत्म हो गए हैं। और अगर बात की जाए महिला मातृ मृत्यु दर की, तो उसमें फिर 1 लाख महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया है, तो उस जन्म देते समय कितनी महिलाओं की मृत्यु हुई है। तो मातृ मृत्यु दर 1 लाख है, 1 लाख पर डाटा निकाला जाता है। और नवजात की अगर हम बात करें, नवजात मृत्यु दर की, तो वो कितने में निकाला जाता है? 100 में निकाला जाता है। याद रहेगा ये चीज? ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन?